दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन की राजधानी सना पर इस्राएली एयर स्ट्राइक, हुथीज के प्राइम मिनिस्टर अहमद अल रहावी की मौत की खबर। यमन ले सकता है इस्राएल से बड़ा इंतकाम, सना में हालात बेहद टेंस। गजा में बच्चे और औरतें भूख से तड़प रहे, उधर नेतन्याहू कर रहा खोखले दावे, कह रहा गजा में बढ़ाई जाएगी मदद। इसराइल के जहरीले प्लान के तहत पूरे गजा पर कब्जा करने की धमकी, बेजलेल स्मोट्रिच ने किया ऐलान। और ईरान पर यूरोप की नजर टेढ़ी, तेहरान से भी आया सख्त जवाब। शुरुआत करते हैं शो की। सना पर इस्राएली हमला हुआ और अंसारुल्लाह हुकूमत के वजीर आजम के मारे जाने की खबर सामने आ गई। ईरान की न्यूज़ एजेंसी मेहर ने 29 अगस्त को एक सनसनीखेज दावा किया या खबर शेयर की कि यमन की राजधानी सना पर इसराइल के हवाई हमले में अंसारुल्लाह यानी कि हूथी मूवमेंट की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर अहमद गालिब अल रहावी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फाइटर जहाज़ों ने हद्दाद इलाके में एक मकान पर बमबारी की, जिसमें अल रहावी और उनके करीबी 4 लोग हलाक हो गए, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। अल रहावी पिछले 10 अगस्त को अंसारुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों में बनी नई हुकूमत के वजीर आज़म अपॉइंट किए गए थे। दूसरी तरफ अंसारुल्लाह तहरीक के एक ओहदेदार ने रात को बयान देकर इसराइल की उन तमाम बातों को और दावों को झुटला दिया जिसमें कहा गया था कि कल के बड़े हमले में यमनी फौजी कमांडर और डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ निशाना बने हैं या उनको मार दिया गया है। यह हमने खबर आपको सबसे पहले सुबह 6 बजे दिखाई थी कि यमन के हूथीज़ के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ को इसराइल ने मारने का दावा किया है और अब प्राइम मिनिस्टर की खबर आई है। खुद ईरान भी इस खबरों को छाप रहा है, लेकिन कंफर्म अभी किसी को नहीं है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उनकी फोर्सेस ने सना के इलाके में एक फ़ौजी ठिकाने पर हमला किया, मगर किसी भी जानी नुकसान की तस्दीक IDF ने नहीं की। सना से मिली खबरों में अब तक तस्दीक या इनकार दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इलाके का माहौल बेहद तनावज़दा बताया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि शायद हूथीज़ एक बड़ा इंतकाम ले सकते हैं, और बड़ा इंतकाम लेने का मतलब है कि शायद इसके पीछे बड़ा नुकसान एक वजह है। इसी सिलसिले में दूसरी खबर देखिए। सना पर इसराइली सटीक हमले में हूथी वज़ीर आज़म की मौत की खबर। यह हमने आपको बताया। इसराइली मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है, उनके नज़रिए से ज़रा समझिए कैसे ये पूरा मिशन अंजाम दिया गया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल रहावी को सना में इसराइली एयर स्ट्राइक में मारा गया। हालांकि हूथी हुकूमत ने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया है। ये हमला जो था वो कोई एक आम हमला नहीं था। इसराइली फ़ौजी सोर्सेज ने इसराइली मीडिया को बताया कि ये हमला एक बड़ी धोखाधड़ी वाली, एक चालबाजी वाली मुहिम के तहत किया गया। हूथी कमांडर्स को ये यकीन दिलाया गया कि इसराइल को उनके ठिकानों की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन हकीकत ये थी कि इसराइली निगरानी ने वरिष्ठ अधिकारियों यानी कि सीनियर ऑफिसर्स, आला एहलकार जो थे, उनके सना में इकट्ठा होने की सही जगह की पहचान कर ली थी। उसी वक्त हूथी लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी का टेलीविज़न पर जो तकरीर का प्रोग्राम था वो चल रहा था, वो लोग सुन रहे थे, सुनना होता होगा। उसी वक्त ये हमला किया गया। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने हमले को प्लेग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न यानी पहले बच्चों के लिए जानलेवा महामारी नाम दिया और वार्निंग दी, जो कोई भी इसराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। हूथी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन सना की हुकूमत इस वक्त थोड़ा टेंस है और हालात सना के अंदर, शहर के अंदर भी, और ख़ास तौर से हूथीज़ के कंट्रोल वाले यमन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, निगरानी रखी जा रही है, शायद कुछ बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है। बात गज़ा की। गज़ा में औरतें और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। UN फूड एजेंसी ने यह बयान दिया है और कहा है कि फौरी तौर पर बड़ी मदद रिलीज़ किए जाने की ज़रूरत है। नेतन्याहू से भी बात की गई है। फ़िलहाल खबर ये कहती है कि UN की फूड एजेंसी की सरबराह सिंडी मैककेन ने कहा है कि गज़ा में हालात बेहद संगीन हैं और वहाँ औरतें और बच्चे भूख से मरने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि अपने हालिया दौरे में उन्होंने उन माँओं और बच्चों से मुलाकात की। सिंडी गई थी गज़ा, उन बच्चों और माँओं से मुलाकात की जो सख्त भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। सिंडी मैककेन का कहना था कि ये हकीकत है और ये आज के वक्त में हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लिहाजा इसे कोई झुटला नहीं सकता। UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात की और गज़ा में इंसानी मदद और खुराक पहुँचाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया, उस पर बात की और कहा कि रिलीज़ की जाए, लोग भूख से मर रहे हैं।
उन्होंने साफ कहा कि गजा की सबसे बड़ी आबादी वाले इलाके में कहत यानी कि भुखमरी फैल चुकी है और अगर जंग और पाबंदियां यूं ही जारी रहीं तो ये पूरे गजा में फैल जाएगी। मैकेन ने कहा कि हम दोनों ने इस बात पर यानी कि नेतन्याहू और सिंडी ने इस बात पर इत्तेफाक किया और ज़्यादा इंसानी मदद फ़ौरन पहुंचाई जानी चाहिए, इस बात को लेकर हमारी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हमारे काफिलों को जाने के लिए रास्ते और सिक्योरिटी मिलना बेहद ज़रूरी है। हमने नेतन्याहू से इसकी डिमांड की है। इसराइल फिर वही पुराने वादे कर रहा है जिन पर एतबार तो नहीं, हंसी ज़रूर आती है। द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है, इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन की फूड एजेंसी की चीफ सिंडी मैकेन से कहा कि इसराइल अब रीडबल एफर्ट्स करेगा, यानी गजा में खाना, पानी और मदद पहुँचाने की दोगुनी कोशिश करेगा। कौन? इसराइल। मैकेन का कहना है कि नेतन्याहू जाहिर तौर पर बहुत परेशान नजर आए कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा। नेतन्याहू को ये पता नहीं था कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा। नेतन्याहू परेशान नजर आया। इस्राएली मीडिया लिख रहा है नेतन्याहू और परेशान, क्या बकवास है। नेतन्याहू और गजा के लोगों के लिए परेशान हो सकता है क्या, जो गजा के सभी लोगों की परेशानी का सबब है। लेकिन इसी बीच यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गजा की हालत को एंडलेस कैटलॉग ऑफ हॉरर्स बताया, यानी डर और तबाही का ऐसा सिलसिला जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आईडीएफ गजा सिटी में नया ऑपरेशन चलाती है तो हालात और भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। मतलब साफ है कि नेतन्याहू जब भी मदद बढ़ाने की बात करता है उसी वक्त बमबारी और ऑपरेशन की तैयारी भी चल रही होती है। यही दोगली पॉलिसी है, यही दोगला नज़रिया है। गजा पर एक नया जहरीला ऐलान आया है, बयान आया है और एक प्लान आया है। इसराइल के इंतहा पसंद कट्टरपंथी मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने एक बार फिर गजा के खिलाफ अपना जहरीला एजेंडा पेश किया है। उसने इसराइली हुकूमत से मांग की है कि अगर हमास हथियार नहीं डालता तो गजा के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर देना चाहिए। स्मोट्रिच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो इस साल के आखिर तक गजा को पूरी तरह जीत सकता है। 2 साल से कहां थे भाई? स्मोट्रिच के मुताबिक पहले फ़लस्तीनी आवाम को ज़बरदस्ती गजा के साउथ में यानी कि रफ़ा की तरफ धकेला जाएगा, फिर शुमाल यानी कि नॉर्थ और सेंट्रल गजा पर घेराबंदी कर दी जाएगी और आखिर में पूरे इलाके को इसराइल में मिला लिया जाएगा। इसराइल का पार्ट बन जाएगा गजा। उसका कहना है कि अगर हमास सरेंडर नहीं करता तो इसराइल हर हफ्ते गजा का एक हिस्सा हड़प ले और 4 हफ्तों में ज़्यादातर गजा पर मुकम्मल कब्जा कर ले। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइली फ़ौज गजा सिटी पर बड़े पैमाने पर हमला कर रही है। हज़ारों के हिसाब से घर मटियामेट कर दिए गए हैं चंद कुछ दिनों में। 2 साल से जारी इस जंग ने पहले ही 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया है। ये बयान तब आ रहा है। असलियत यह है कि इसराइल अपने अंदरूनी सियासी मसले और नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए गजा की मासूम आबादी पर लगातार जुल्म ढा रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। बात लेबनान की। साउथ लेबनान में इसराइली ड्रोन ने 2 लेबनानी फौजियों की जान ले ली। मजम्मतें आई हैं। लेबनान की फौज ने बताया कि रास अल नकूरा इलाके में इसराइली ड्रोन गिरा और फिर धमाके से फट गया, जिससे उनके 2 फौजी मारे गए और 2 जख्मी हो गए। लेबनान के इसराइल की फौज ने इस इंसिडेंट को तकनीकी खराबी बताकर, टेक्निकल फॉल्ट बताकर सिर्फ अफसोस का इजहार किया और दावा किया कि उसका निशाना हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर था, लेबनान की आर्मी के सिपाही नहीं। लेबनानी फौज का कहना है कि धमाका उस वक्त हुआ जब उसके जवान ड्रोन का मुआयना कर रहे थे, जो ड्रोन गिर गया था इसराइल का। अब ये ड्रोन खुद ब्लास्ट हुआ या इसमें दूर से ब्लास्ट किया गया, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर ड्रोन में राज दफन होते हैं, राज रिकॉर्ड हुए होते हैं और इसराइल कभी भी अपने राज शेयर नहीं करना चाहता। खैर, इसराइल अक्सर साउथ लेबनान की हवाई हदें तोड़ देता है, ड्रोन उड़ाता है। जिस मुल्क की कोई हदें नहीं है वो किसी भी मुल्क की कोई हदें, कोई सरहद नहीं समझता। लेबनान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी जारी है और सरहदी टेंशन को इसराइल और ज़्यादा बढ़ा रहा है। बढ़ते आगे, गजा में इंसानी मदद का आधा काम रुकवाया गया है, ये कहा गया है यूएन की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस ने जुमेरात को ये बयान दिया कि पिछले हफ्ते गजा में इंसानी मदद ले जाने वाले तकरीबन आधे मिशंस या तो रोक दिए गए या फिर इसराइल की रुकावटों की वजह से घंटों तक देर का शिकार हुए। यूएन के मुतालिका दफ्तर OCHA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तर्जुमान स्टेफान दुजारिक ने कहा कि इसराइल की तरफ से इजाज़त मिलने के बावजूद कारवां कई घंटों सड़क पर फंसे रहते हैं।
उन्होंने बताया कि रास्ते अक्सर ख़तरनाक, भीड़ भाड़ वाले या नाकाबिले गुज़र होते हैं और मदद पहुंचाने वाली टीमें वहीं इंतज़ार करती रह जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बुध से मंगल तक यानी एक हफ्ते में इसराइल से 89 दफ़ा मदद के सफ़र को हम आहंग करने की कोशिश हुई, लेकिन उनमें से सिर्फ 59% को जाने की इजाज़त मिली। सोचिए, मदद आ भी जाती है तो लोगों तक मदद जा नहीं पाती। यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ की पुकार सुन लीजिए, बड़ी अहम है। गजा में जंग को नस्ल कुशी कहा जाए, ये यूनाइटेड नेशन का स्टाफ कह रहा है, सैकड़ों लोग कह रहे हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी करवट है, बड़ी खबर है, इसे उसी नज़रिए से सुनिए। जंग से तबाह गजा पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं और अब खुद यूनाइटेड नेशंस के सैकड़ों मुलाजिम भी अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। मुलाजिम को किसी कौम की आवाम की समझ, किसी मुल्क की आवाम की तरह समझिए, यूनाइटेड नेशन नहीं, मेंबर्स को देखिए। राइटर्स के मुताबिक यूएन के ह्यूमन राइट्स दफ्तर OHCHR के 500 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स ने अपने चीफ वोल्कर टर्क को ख़त लिखकर कहा है कि गजा की जंग को साफ तौर पर नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड कहा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। इस ख़त में लिखा गया है कि गजा में लगभग 2 साल से चल रही इसराइल और हमास की जंग में वो सारी कानूनी शर्तें पूरी हो चुकी हैं या पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं जो किसी भी वाक़े को जेनोसाइड साबित करते हैं। इसमें बड़ी तादाद में तबाही, बेकसूरों का कत्ल व गारत और इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जुर्म दर्ज किए गए हैं। स्टाफ कमेटी की तरफ से भेजे गए इस खत में साफ लिखा है, OHCHR पर कानूनी और मोरल जिम्मेदारी है कि वो इन जुल्मों को जेनोसाइड करार दे। अगर ये नहीं किया गया तो ना सिर्फ यूएन बल्कि पूरा ह्यूमन राइट्स निज़ाम अपनी साख खो देगा। अब बात ईरान की। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के फैसले की मजम्मत की है, कहा है कि हम अपने हक़ के लिए जवाब देंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने ये कहा कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का फैसला कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्नैप बैक मैकेनिज्म लागू करें, यानी ईरान पर यूएन वाली पाबंदियां वापस लगाएं, ये पूरी तरह गलत, गैर कानूनी और किसी भी कानूनी बेस से खाली है। अब्बास अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने कौमी हक और फ़ायदों की हिफाजत के लिए सही तरीके से जवाब देगा। ईरान का कहना है कि उसने न्यूक्लियर मामलों में डिप्लोमेसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है और इस स्नैपबैक प्रोसेस को लागू करना बिना वजह की हरकत है। अरागची ने साफ कहा, ईरान ने हमेशा जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ डिप्लोमेसी का पालन किया। हम अपने कानूनी हक के लिए इंटरनेशनल कवानीन और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT के तहत दृढ़ हैं और यूँ कहिए कि हम अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। हम अपनी पोजीशन से 1 इंच भी किसी प्रेशर की वजह से हिलेंगे नहीं। ये थी कुछ खबरें, मिडिल ईस्ट की बिग हैपनिंग्स जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। शो आज जुमा है तो शो लेट आया है। मॉर्निंग में आपको शो दिया था यमन वाला और जल्दी जल्दी अब शो आते रहेंगे। फ़िलहाल सलामत रहिए, खुश रहिए।